बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड टेस्ट चैनल में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हेडमास्टर पेपर 2014 का लास्ट जो पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे और इस पेपर को आज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले एक बात ये डिस्कस कर लें, इसके बारे में मुझे आप कमेंट में राय दीजिएगा अपनी, कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक लाइव सेशन यूट्यूब पे रखूँ जिसमें कुछ MCQs भी हों जो आपसे डिस्कस किए जाएं और आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी दिए जाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा सेशन होना चाहिए तो कमेंट्स वगैरह पे या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया चैनल पे, उस पे आप मेरे से कांटेक्ट करके कोई टाइम डिसाइड कर लेते हैं जिसमें मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर सकें। और ये मेरा चैनल का जो लिंक है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह में, ताकि वो भी उस लाइव डिस्कशन में हिस्सा ले सकें। तो अगर आप एग्री करते हैं मेरी इस राय से कि लाइव सेशन होना चाहिए जिसमें मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं, क्योंकि 2-4 दिन रह गए हैं पेपर स्टार्ट होने में और काफ़ी लोगों के जहन में कन्फ्यूजन होगी, तो मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और टाइम भी डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा जिसमें सारे मैक्सिमम लोग अवेलेबल भी हों, और उस टाइम में हम एक लाइव सेशन यूट्यूब पे कर लेंगे इंशाल्लाह। जी, आते हैं अपने पेपर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारा, अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन एट अ लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल रेफर्ड टू। अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के मरकज़ की जो गवर्नमेंट जिसे हम वफाकी गवर्नमेंट कहते हैं उसका जो करदार है वो उसको कम किया गया है इन प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन को प्लान करने में और आगे प्रोवाइड करने में एट लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल रेफर टू। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, बजटिंग और या डिसीजन मेकिंग। जी, ये कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। जब आप अपने इख्तियारात नीचे वाले लोगों को मुंतकिल कर देते हैं तो वो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन होता है कि जब आप अपने इख्तियारात अपने पास रखते हैं और एक आदमी सारे प्रोसेस को लेकर चल रहा होता है, ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वही कर रहा है, सारे उसको फॉलो कर रहे हैं, सारे इख्तियारात एक ही आदमी के पास हैं, तो वो है सेंट्रलाइजेशन। मतलब एक वो आदमी जो है वो सेंटर है, मरकज़ बन चुका है और बाकी सारी चीज़ें उसके गिर्द घूम रही हैं। तो जी ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन के इख्तियारात को नीचे वाले लोगों को मुंतकिल करना। तो लोकल बॉडीज़ तक इख्तियारात को मुंतकिल करना जो है ये डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो ये वफाक ने जो है ये हमारी जो एजुकेशन है ये भी PPSC में क्वेश्चन आता है कि ये मुहैया करना ये किसकी ज़िम्मेदारी है, तो ये डिस्ट्रिक्ट की ज़िम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है प्रोविंशियल लेवल पे बनते हैं करिकुलम और आगे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल होता है। जो भी हमारा एजुकेशन का सिस्टम है पंजाब गवर्नमेंट का वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ठीक हो गया जी। तो ये कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 74 है, रिक्रूटिंग सोर्स विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है जी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट का जो सोर्स है जो कि एक्सपेंसिव ना हो वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयज़ रेफरल्स, टेम्परेरी रेंटल सर्विसेज। कि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो वो इनमें से कौन सा रहेगा, क्या एडवर्टाइजमेंट दिया जाए, एडवर्टाइजमेंट में भी आपका काफ़ी खर्चात आते हैं। ठीक है जी।
और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब आप ऐड वगैरह दें और लोगों को अपॉइंटमेंट करें। वो प्रोसेस जो है अपॉइंटमेंट पे गवर्नमेंट के काफ़ी अखराजात होते हैं अगर सही तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ करवाया जाए। या एम्प्लॉयज़ रेफरेंस, या लोगों के रेफरेंस से जो लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ की, आपके पास कोई वैकेंसी है, कोई बंदा छोड़ के चला जाता है तो जो ऑलरेडी वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अपने किसी रेफरेंस से कोई बंदा लेके आ जाते हैं और उसको ज्वाइन करवा लेते हैं। और डी ऑप्शन है जो टेम्परेरी रेंटल सर्विसेज के, या आप के पास स्पेस है और आप टेम्परेरी सर्विसेज के लिए कोई आदमी हायर कर लेते हैं और उसको पे करते हैं रेंटल सर्विस। तो इनमें से जो सबसे सस्ता मेथड है वो एम्प्लॉयर रेफरेंस है। ठीक है जी, मतलब है बगैर कुछ आपको एफर्ट किए, बगैर कोई ऐड दिए, बगैर कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस किए आपने को आदमी मिल जाता है और आप स्पेस फिल कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक होगा जी। क्वेश्चन नंबर 75 है लॉजिकल थिंकिंग दैट यूजेस इंडक्शन और डिडक्शन टू रीच अ कंक्लूजन इज। ठीक है, इंडक्शन और डिडक्शन प्रोसेस पढ़ा हुआ है। इंडक्शन स्पेसिफिक टू जर्नल और डिडक्शन जर्नल टू स्पेसिफिक। इंडक्शन क्या है, सॉरी उल्ट बता रही है, इंडक्शन है जर्नल टू स्पेसिफिक और डिडक्शन है स्पेसिफिक टू जर्नल। तो ये जो मेथड दोनों यूज़ करते हैं और हम एक लॉजिकल थिंकिंग डैट यूजेज इंडक्शन एंड डिडक्शन टू रीच अ कंक्लूजन, और आप एक रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। ठीक है, और लॉजिकल थिंकिंग को यूज़ करते हुए तो वो क्या कराता है, थिंकिंग, रीजनिंग, क्रिएटिविटी या डिसीजन मेकिंग। वो आता है जी रीजनिंग, जो आप एक मंतक बनाकर, एक रीज़न बनाकर आंसर देते हैं या कुछ सोचते हैं, वो लॉजिकल थिंकिंग में आ जाता है। ठीक है जी, जैसे साइंस का जो नॉलेज है वो सारा लॉजिकल है, वो रीजनिंग की बेस पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है जी अप्लाइंग प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज टू लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ न्यू सिचुएशन इज। जी, अप्लाइंग प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, आपने पुराने तजुर्बात को इस्तेमाल करना, एंड नॉलेज, और अपने पुराने मतलब आपके पास जो नॉलेज है उसको इस्तेमाल करना टू लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ न्यू सिचुएशन, किसी नई सिचुएशन में। वो क्या कहलाता है जी, वो कहलाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है जी, वो लर्निंग नहीं कहलाती, ट्रांसफ़र नहीं कहलाती, मोटिवेशन नहीं कहलाती, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यही है कि आपके पास जो, हाँ मतलब एक बंदा प्रॉब्लम, उसको कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो अगर उसके पास इल्म है उस प्रॉब्लम के बारे में, नॉलेज ज़्यादा है, या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो वो ईजिली प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड उसको सॉल्व कर लेगा, बजाय उसके कि जिसके पास एक्सपीरियंस भी कम है और नॉलेज भी कम है। क्वेश्चन नंबर 77 विच ought टू बी इन करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू। करिकुलम डेवलपमेंट, जी करिकुलम मतलब जो बनाया जाता है वो किस बेस पे बनाया जाता है। ये पीछे भी क्वेश्चन गुजर चुका है, फिलासफिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन या इकोनॉमिक फाउंडेशन। ये फिलासफिकल फाउंडेशन, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाते हैं वो फिलासफीज़ की बेस पे किए जाते हैं, और जब ऑब्जेक्टिव्स तय कर लिए जाते हैं तो फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखते हुए करिकुलम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो फिलासफिकल फाउंडेशन जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट में अपना रोल अदा करती है। क्वेश्चन नंबर 78 है फंक्शंस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम फॉर क्लास 1 to 3 वर्ड। जी, वर्ड इंटीग्रेटेड करिकुलम, करिकुलम पे भी एक लेक्चर इंशाल्लाह दूंगा, टाइम अल्लाह खैर करे मिले तो ज़रूर, क्योंकि काफ़ी टाइप्स हैं करिकुलम में भी और इसकी भी काफ़ी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को बहुत। तो चलें इंटीग्रेटेड करिकुलम के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि इंटीग्रेटेड करिकुलम ये है कि इसका मकसद जो है वो लोड को कम करना है। ये जो बच्चे भारी भारी बैग उठा के ले जाते हैं, हर एक बुक होती है इकट्ठी, वो मतलब है इस्लामियात, मुतालिया, उर्दू, ये सारी बुक्स उठा के ले जाते हैं, तो वो इतना बड़ा बैग भर जाता है, इतनी कॉपियाँ होती हैं। तो आप ये कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड करिकुलम के आप 2-3 बुक्स को मिलाकर एक बुक बनाना है। जैसे साइंस की बुक होती है 8वीं तक, वो एक इंटीग्रेटेड करिकुलम है। वही 8वीं की किताब में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो इकट्ठे 3-3, 4-4 चैप्टर थे, वो सब के रिलेटेड हैं, और वही आगे जाके वो कोर करिकुलम में, सब्जेक्ट करिकुलम में चेंज हो जाता है। जब 9-10 में जाते हैं, केमिस्ट्री का अलग एक सब्जेक्ट आ जाता है, बायो का अलग आ जाता है, फिज़िक्स का अलग आ जाता है। और एक होता है कोर करिकुलम। कोर करिकुलम है जी जो बुनियादी सब्जेक्ट जो हर बच्चे ने पढ़ने होते हैं,
मतलब आर्ट्स वाले ने भी पढ़ने हैं और साइंस वाले ने पढ़ने हैं। वो कौन से होंगे? इस्लामियात, उर्दू, मुतालिया, मैथ, ठीक है, जो दोनों साइडों के बच्चों ने पढ़ने हैं, जो कंपलसरी मजमून है समझने, वो कोर करिकुलम में आते हैं। तो ये जो क्लास 1 2 3 के लिए ये आजकल जो पंजाब गवर्नमेंट बुक्स देती है वो भी 2 3 दिन मिक्स होके होती हैं बुक्स, ठीक है। या साइंस की बुक के बारे में आप जैसे कह देते हैं तो वो इंटीग्रेटेड करिकुलम है, ठीक है। तो क्लास 1 तो की बात हो रही है फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम फॉर क्लास 1 2 3 वर्ड टू कंबाइन ऑल द सब्जेक्ट, रिड्यूस टीचर वर्कलोड, रिड्यूस बस्ता लोड, एनहेंस क्वालिटी एजुकेशन। जी, इससे क्या होगा कि मेन जो ये सारी बातें इसमें ठीक हैं, कंबाइन ऑल द सब्जेक्ट, रिड्यूस टीचर वर्कलोड, रिड्यूस बस्ता लोड। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता ना कि ऑल ऑफ द अबव, एनहेंस क्वालिटी एजुकेशन की तरह, तो फिर ऊपर वाले तीनों ऑप्शन ठीक थे। लेकिन इस वक्त ये तीनों जो है ये रिलेट करते हैं इंटीग्रेटेड से, लेकिन इन तीनों में से जो इस वक्त पेट आंसर, जो फिट आंसर है वो है एनहेंस क्वालिटी एजुकेशन। बाद जगह पे ऑप्शंस बहुत रिलेटेड होते हैं, लेकिन आपने जो बिल्कुल अथेंटिक जो आंसर होगा, जो ज़्यादा करीब जो आप समझेंगे वो उसको ओके करेंगे, और वो होगा जैसे यहाँ पे एनहेंस क्वालिटी। क्योंकि हमेशा यही स्कूलों का या गवर्नमेंट का भी यही रुझान रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन बेहतर की जाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी जब बुक्स थोड़ी होंगी, करिकुलम कम होगा, तो उस पर जब बच्चा मेहनत करेगा तो क्वालिटी बढ़ेगी, टीचर भी मेहनत करवाएगा। बजाय कि 8 8 10 10 बुक्स हों और जैसे एक वो पंजाबी का मुहावरा बना हुआ है कि भारे बस्ते नलैकां दे, ठीक है जी। तो यही बात यहाँ पे भी आ जाती है कि ये ना हो कि भारी भारी बैग उठाएं और आता जाता कुछ भी ना हो। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम में बुक्स को रिड्यूस किया जाता है, समझें, और बुक्स को रिड्यूस करके जो चीज़ें लर्नर की ज़रूरत है, जो सोसाइटी की ज़रूरत है, जो मेन चीज़ें, वो उसको पढ़ाई जाए और उसकी शख्सियत को निखारा जाए। तो इसी को हम क्वालिटी एजुकेशन कहते हैं, जो कि आजकल हमारे स्कूलों में नहीं पाई जाती। हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे पढ़े लिखे बच्चे, उनको पढ़ना बोलने की, उनको बड़ों के साथ बात करने की, उनको महफिल में उठने बैठने की तमीज़ नहीं है। ये इसको कहते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। इसी को क्वालिटी एजुकेशन कहते हैं कि हमारे बच्चे जो अदारों से निकले हैं, 10 10 पढ़ के मैट्रिक करके इंटर करके आते हैं, तो उनको इवन उठने बैठने की तमीज़ नहीं होती। मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो है हमारे इदारों में। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ आ जाए। व्हेन एवरी नंबर ऑफ accessible population has an equal chance of being selected to participate in a study the researcher is using। हाँ जी, जब हर एक लर्नर के या हर एक स्टूडेंट के या हर एक पार्टिसिपेंट के इक्वल चांस होते हैं सिलेक्शन के, तो उसे हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। आपने एक सैम्पल चूज़ किया, जैसे ये सैम्पल का वर्ड एक्चुअली ये जैसे मेडिसिन के सैम्पल होते हैं ना, कोई भी कंपनी दवाइयाँ बनाती है तो वो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बीच में से दवाइयाँ फ्री में मेडिसिन जो हैं वो डॉक्टरों के वाले कर आती हैं कि हमारी ये मेडिसिन आपने आजमानी है, आगे लोगों पे को देनी है, पेशेंट्स को देनी है। तो अगर ये इससे फ़ायदा हुआ, आप समझें कि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, तो फिर आप हमसे ये मेडिसिन परचेज़ करिएगा। अब ये तो नहीं होता कि वो जितनी कंपनी ने मेडिसिन बनाई है वो सारी दें, कुछ देते हैं, और वो कुछ जो मेडिसिन उसमें देते हैं वो सैम्पलिंग होती है। और ये भी कोई नहीं होता कि कौन सी दें, हर एक मेडिसिन जो जो उस कंपनी के हैं उनमें से कुछ कुछ सैंपल जाके दे दिए जाते हैं। अब सैम्पलिंग की भी 4 टाइप्स हैं, और एक्चुअली 2 मेन टाइप्स हैं, एक है प्रोबेबिलिटी और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी, ये जो है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, और ये चारों डिस्कस, ये पहली 2 जो हैं, और अगली 2 जो हैं ये नॉन प्रोबेबिलिटी में आती हैं, और पहली 2 जो हैं उनके साथ 2 और भी हैं, टोटल 4 हैं। और वो पीछे रिसर्च का एक बाकायदा लेक्चर है, उसमें ये डिस्कस हो चुकी हैं।
जिनको इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया जाए। तो यहाँ पे है जी इसका पैट आंसर जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। स्ट्रेटिफाइड जो रैंडम सैम्पलिंग होती है ये और चीज़ है, वो इसमें नहीं आती, वो डिटेल से आप उसमें देख लीजिएगा, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करते इसे दोबारा। कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्स फ्राम द हाई अथॉरिटीज़ टू गवर्नमेंट एजुकेशन सर्वेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन इज़ फाउंड। जी, जो हायर अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं वो एक बुक के अंदर लिखे हुए हैं। जैसे ये होते हैं ना हमारे पास वकील और जज, अगर आप इनके पास जाएं तो इनके पास बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स पड़ी होती हैं, वो लॉ की बुक्स होती हैं, उसमें सारा कानून लिखा होता है, जहाँ पे इशू होता है वो उस कानून को खोल के पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसी तरह सारे ऑर्डर्स जो गवर्नमेंट के हैं, हर महकमे के एक कोड होता है, जिसे कोड ऑफ एथिक्स भी कहते हैं। ठीक है जी, तो एजुकेशन का भी इसी तरह एक कोड ऑफ एथिक्स है, और वो एजुकेशन कोड कहलाता है। ऑर्डर बुक नहीं कहलाती, हैंड बुक ऑफ सर्कुलर नहीं कहलाता, कॉन्टीजेंसी रूल नहीं कहलाता, बल्कि एजुकेशन कोड कहलाता है, जिसमें सारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऑर्डर्स वगैरह उसमें मेंशन होते हैं, और अदारे जो हैं उन ऑर्डर्स और उन पॉलिसीज़ को फॉलो करके आगे चलते हैं। लेबॉर्ट्री अटेंडेंट इज़ कंसिडर्ड फॉर लीव पर्पज़ एज एन एम्प्लॉय ऑफ। हाँ जी, ये दो किस्म के फैकल्टी पाई जाती है हमारे इदारों में, वोकेशनल और डिपार्टमेंट में कौन से आते हैं और नॉन वोकेशन में। ये सेमी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की यहाँ पे बात नहीं होगी। वोकेशन और नॉन वोकेशन में बात ये है जी, फ़र्क ये है कि हमारे वो एम्प्लॉयज़ जिनको स्कूलों में मतलब है समर वेकेशन होती हैं और वो स्कूल में जाने के पाबंद नहीं होते, जैसे टीचर हो गया या लेबॉर्ट्री अटेंडेंट हो गया, क्योंकि टीचर और लेबॉर्ट्री अटेंडेंट का काम तब है जब वहाँ पे स्टूडेंट मौजूद हैं। स्टूडेंट नहीं हैं तो उनका कोई काम नहीं है, तो ये नॉन वोकेशन डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। और इनका ये होता है कि जब गर्मियों की छुट्टियों के अलावा इनको वैसे जो छुट्टियां हैं वो 12 मिलती हैं, जैसे हम कह सकते हैं अर्नड लीव, जैसे जो है ना, एक कैजुअल लीव्स होती हैं जो कि हर महीने में हमारे पंजाब गवर्नमेंट का जो सिस्टम है 2 होती हैं और साल की 25 होती हैं, और उसके अलावा एक अर्न लीव होती हैं जो कि 12। कैजुअल लीव साल ख़त्म होता है तो ख़त्म हो जाती हैं, बैलेंस अगर आपने मतलब कैजुअल लीव 25 हैं और आपने 12 की हैं और पीछे 13 पड़ी हैं तो वो 13 ज़ाया हो जाएंगे, अगला साल आ जाएगा और नई 25 छुट्टियाँ फिर आप कर सकते हैं, नया सेशन शुरू हो जाएगा। और जो कैजुअल होती हैं अर्न लीव्स, वो अगर आपकी 12 की 12 पड़ी हैं, आपने अवेल नहीं की तो वो आपके बैलेंस में चली जाएंगी, नेक्स्ट मंथ भी इसी तरह आ जाएंगी। और जो वो 12 छुट्टियां हैं वो पूरे साल की हैं, कैजुअल पूरे साल की 25 हैं, साल ख़त्म होने के बाद जो बच गई वो ख़त्म, उनको कोई आगे बैलेंस में शामिल नहीं किया जाएगा। और जो अर्न लीव्स हैं वो 12 होती हैं, हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट हैं, और 12 उन लोगों के लिए होती हैं जो नॉन वोकेशन में आते हैं, जैसे टीचर या लेबॉर्ट्री अटेंडेंट है। पीछे रह गया चौकीदार वगैरह या क्लर्क या प्रिंसिपल हेडमास्टर, ये छुट्टियों में भी स्कूलों में जाते हैं, इनकी अटेंडेंस होती है, इनका कन्वेंस अलाउंस मिलता है, टीचर और लेबॉर्ट्री अटेंडेंट का कन्वेंस अलाउंस कटता है, और ये नॉन वोकेशन में आते हैं। बल्कि और दूसरे चौकीदार और क्लर्क और प्रिंसिपल है, ये वोकेशन डिपार्टमेंट में आते हैं, इनको गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती, इनकी उधर बकायदा अटेंडेंस होती है, और इनको अर्न लीव 45 अलाउ होती हैं। ये साल में 45 छुट्टियां इन केस ऑफ इमरजेंसी अर्न लीव कर सकते हैं, अगर वो ना करें तो वो उनके बैलेंस में चले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 82, द मेन पर्पज ऑफ देवबंद तहरीक वाज। देवबंद तहरीक का मेन मकसद क्या था? प्रोडक्ट एंड प्रोपगेट इस्लामिक वैल्यूज़, प्रिपेयर मुस्लिम्स टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश, एनेबल मुस्लिम्स टू डू गवर्नमेंट जॉब, प्रिपेयर मुस्लिम टू लर्न मॉडर्न नॉलेज। जी, देवबंद तहरीक का जो मेन मकसद था वो था प्रोटेक्ट एंड प्रोपगेट इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामिक वैल्यूज़ को महफूज रखना और आगे फैलाना था। ये जो एंड पे आ रहा है ना, प्रिपेयर मुस्लिम्स टू लर्न मॉडर्न नॉलेज, ये जो सर सैयद अहमद खान ने इदारा बनाया था ना, वो एक तरीके चलाई थी अलीगढ़ मूवमेंट, वो उसका टारगेट ये था कि मॉडर्न नॉलेज मुसलमानों के पास होना चाहिए ताकि वो आने वाले वक्तों में तरक्की कर सकें और
अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकें। जी क्वेश्चन नंबर 83, माइक्रो टीचिंग इज़ अ टेक्निक। माइक्रो टीचिंग जो है ये एक टेक्निक है, मेथड नहीं है, ठीक है जी। और ये टेक्निक का काम क्या है? कंटेंट ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड, असेसमेंट ओरिएंटेड या डिसिप्लिन ओरिएंटेड। ये स्किल ओरिएंटेड है जी। माइक्रो टीचिंग में ये होता है कि 5-5 मिनट का ड्यूरेशन रख के और 5-5 स्टूडेंट्स को या 5-5 टीचर्स को मौका दिया जाता है, वो इकट्ठे मतलब आके टीच करते हैं या क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। मतलब 5 लोग हैं और बाकी लोग सुन रहे होते हैं, तो इस तरह वो एक दूसरे के पढ़ाने के मेथड से, मतलब 5 मिनट एक टीचर आया पर 5 दूसरा आया पर, मतलब सारे प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, तो वो एक दूसरे से नोट कर रहे होते हैं कि फ़लाँ कंडीशन में फ़लाँ टीचर ने ये स्किल यूज़ किया और इस तरह का ये इस सिचुएशन को कंट्रोल किया, फ़लाँ ने ये किया, तो ये फ़लाँ टीचर का जो स्किल था ये ज़्यादा बेहतर है। इस तरह जो स्किल की कमी उस टीचर में होती है वो दूसरे की कॉपी कर सकता है। 5 लोग 5-5 मिनट में वो या 10-10 मिनट का सेशन अपना रख के एक दूसरे की वो स्किल इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं। तो ये होता है माइक्रो टीचिंग। टीचर्स ट्रेनिंग की ये एक टेक्निक है। BOS stand for Board of Studies, Board of Science, Board of Students या Board of Schools, Board of Studies। BOS stand for Board of Studies। Dramatic reduction in number of employees as per requirement is called। एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब आपका जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं स्कूल में या कॉलेज में, जो इस इदारे में भी, उनको रिड्यूस करना, उनकी तादाद को कम करना क्या कहलाता है? राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग, सस्पेंशन या टर्मिनेशन। डाउन साइजिंग, जैसे ये PIA के बारे में वो जी दिन ब दिन उसकी डाउन साइजिंग हो रही है, ख़बरों में सुनते रहते हैं। क्या हो रहा है कि वो अदारा जो है वो गवर्नमेंट का खसारे में जा रहा है, उसके अरबों खरबों के कर्जे हैं गवर्नमेंट पर, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि इसके मुलाजमीन की तादाद कम से कम की जाए ताकि हमें एक्स्ट्रा सैलरी की सूरत में जो पैसा ज़ाया हो रहा है वो भी बचत हो और हम अपने कर्जे उतार सकें, ठीक है। और एक तो तरीका ये होता है। दूसरा ये है कि जब किसी इदारे को ख़त्म करना होता है, उसको प्राइवेटाइज़ करना होता है, तो डाउन साइजिंग शुरू हो जाती है। उसके एम्प्लॉयज़ को आहिस्ता आहिस्ता जो रिटायर हो जाते हैं वो रिटायर करते जाते हैं और न्यू अपॉइंटमेंट नहीं करते डाउन साइजिंग के दौरान। और जो लोग हैं बाकी जिनकी भी सर्विस काफ़ी रहती है और अदारा प्राइवेट करने लगे हैं, उनको दूसरे इदारों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये होती है जी डाउन साइजिंग। क्वेश्चन नंबर 87, वैन इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़, नहीं क्वेश्चन नंबर 86 मिस हो गया। द जनरल स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब नेशनल अप्रिसिएशन अबाउट लाइफ आउटकम्स एज अ रिजल्ट ऑफ एजुकेशन आर कॉल्ड। जी द जनरल स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब नेशनल एस्पायरेशन। जी पहले ये बात हो चुकी है। एम्स आर डील एट नेशनल लेवल, गोल्स आर डील एट प्रोविंशियल लेवल एंड ऑब्जेक्टिव्स आर डील एट डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्कूल लेवल, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीवेबल होते हैं और गोल्स जो है वो थोड़ा मतलब है मुश्किल से अचीव होते हैं। मतलब वो ऑब्जेक्टिव के बारे में कहने कि ईज़िली अचीवेबल, गोल्स जो है वो थोड़ा सिर्फ अचीवेबल, और एम जो है वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव। एम्स को अचीव करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, ठीक है जी। ये नेशनल लेवल पे होते हैं और इसकी भी डिटेल पहले लेक्चर में बताया जा चुका है कि क्या एग्जाम्पल की मदद से बताया जा चुका है कि तीनों में क्या डिफरेंस है। फर्दर इसकी मैं कोई वीडियो बाकायदा एग्जाम्पल की मदद से अपलोड करूँगा अनकरीब। वैन इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ आर शेयर्ड अमंग द स्टाफ मेंबर्स इट इज़ सेड दैट देयर एग्जिस्ट। जी जब आप कोई बात अपने जैसे लोगों में डिस्कस करते हैं तो वो होती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मतलब अपने जैसे एक ही लेवल के लोगों में जब आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो वो होती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब आप अपने से जूनियर को कोई ऑर्डर पास करते हैं वो होती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब आप कोई ऊपर की तरफ है मतलब अपने सीनियर्स को कोई लेटर वगैरह लिखते हैं, ऑर्डर तो नहीं पास करते लेकिन ये है कोई रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हैं, तो वो होती है अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसी तरह एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, डायगोनल कम्युनिकेशन होती है, ये भी कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं।
लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और अपवर्ड के रिलेटेड आता है। फर्दर इसकी मज़ीद डिटेल के लिए इंशाअल्लाह लेक्चर बनाएंगे अगर मौका मिला, टाइम मिला तो। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं फिलहाल उनको डिस्कस करते हैं। नदावतुल उलमा वाज एस्टेब्लिश बाय, नदावतुल उलमा ये एक एजुकेशनल अदारा है। ये किसने बनाया था? मौलाना शिबली नमानी, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली मंगराई या मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो ये है जी मौलाना शिबली नमानी साहब ने ये अदारा बनाया था। लीडरशिप क्या है जी? द एबिलिटी एंड रेडीनेस टू इंस्पायर, गाइड, डायरेक्ट अदर्स, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, द एक्टिवेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, द एक्टिविटी टू इंस्पायर, मैनेज एंड इन्फ्लुएंस इन द टास्क ऑफ गोल सेटिंग, द फंक्शन टू एवेलुएट एंड इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक स्टाफ। ये कुछ टर्म्स हैं। इंशाल्लाह असल में टाइम बहुत कम है और थोड़ी मसरूफियत की वजह से मैं भी कोई टाइम नहीं दे पा रहा, वरना ये भी एक लेक्चर बनता है। इस पर भी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि लीडरशिप, सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इंस्पेक्शन, ये क्या चीज़ें हैं, क्या फ़र्क है? तो लीडरशिप क्योंकि स्टेटमेंट आ गया एक इससे MCQ रिलेटेड आ गया तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि लीडरशिप ये है कि आप सारे रोल अदा कर रहे हो। एक लीडर है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है, ज़रूरत पड़ने पर मैनेजमेंट भी करता है, अच्छी सुपरविजन भी करता है। अपने सुपरविजन ये होता है कि अपने अंडर जो वर्कर होते हैं उनको देखता है, उनके काम को, और उनकी उसमें हेल्प करता है अपने काम को बेहतर करने के लिए कि आप अपने काम को कैसे बेहतर करा देते हैं। उनकी इंस्पेक्शन करता है, चेक एंड बैलेंस रखता है और उनको गाइड करता है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि उनको खुद काम करके दिखाता है। लीडरशिप की ये खासियत है कि वो खुद लीडर जो है काम करता है और लोगों के लिए एक नमूना बनता है, लीड करता है, किसी भी काम में खुद लीड करता है, खुद करके दिखाता है कि ऐसे काम करना है जी। तो राइट ऑप्शन द एक्टिविटी टू इंस्पायर, इंस्पायर करता है मतलब है लोगों को उकसाता है कि ये काम मैंने ऐसे किया, आप भी कर सकते हैं। मैनेज एंड इन्फ्लुएंस द इन टास्क ऑफ गोल सेटिंग, अपना मकसद तक पहुंचने के लिए उन लोगों को ऊपर असरअंदाज होता है अपनी शख्सियत से और अपने काम से, और उनको इंस्पायर करता है, उकसाता है कि आप भी इस मकसद तक, इस गोल तक पहुंच सकते हैं। टेलर मॉडल इज़ यूज्ड फॉर, ये कुछ मॉडल हैं करिकुलम डेवलपमेंट के। तो टेलर मॉडल जो है वो भी एक करिकुलम डेवलपमेंट का ही मॉडल है, एवेल्यूएशन का नहीं है, स्कूल इम्प्रूवमेंट का भी नहीं है, टीचर इम्प्रूवमेंट का भी नहीं है, बल्कि करिकुलम डेवलपमेंट का है। ये काफ़ी मॉडल हैं लेकिन इधर एक की बात हो रही है टेलर मॉडल, तो ये करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल है जी। द फर्स्ट फेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग इज नीड असेसमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग। जी, टीचर ट्रेनिंग का जो पहला फेज़ होता है वो क्या होता है? गोल, एम, ऑब्जेक्टिव या स्किल। वो गोल होते हैं, मैंने वही पहले बात भी बताई कि ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स और एम्स। स्किल्स जो हैं ये लास्ट स्टेज होगी जब आप, मतलब ये एम्स में आ जाते हैं स्किल्स। जब एक टीचर बहुत ज़्यादा ट्रेन हो जाए उसके बाद स्किल्स ही स्किल्स हों, एक एक्सपीरियंस हो गया, एक सीनियर टीचर है उसके बाद स्किल्स होंगे। किसी भी ट्रेनिंग, जो टीचर की ट्रेनिंग का मकसद होता है कि नीड असेसमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग गोल्स, कि आप उसकी टीचर की ट्रेनिंग में असेसमेंट करें और उसके मकासद को आप इम्प्रूव करें, उसके स्किल्स को इम्प्रूव करें ताकि वो आगे अपना गोल्स को ईज़िली तरीके से अचीव कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव्स को ईज़िली तरीके से अचीव कर सके। द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर इज टर्म्स एज, हाँ जी, नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर में जो तब्दीली है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेनिंग। जब आप ट्रेनिंग से गुजरते हैं, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग में बंदा जाता है तो ट्रेनिंग करने के बाद उसका बिहेवियर, उसका उठना बैठना वो सब चेंज हो चुका होता है। ठीक, उसके उठने बैठने से अंदाज़ा हो रहा था कि ये फौजी है। ठीक होगा जी। उसका रहना सहना, उसका
लिबास, उसकी कटिंग, ये वो, उसका एटीट्यूड, उसके डिसिप्लिन, उसमें पाबंदी वक्त बड़ी आ जाती है। घर चाहे वो 10 बजे तक सोया हुआ ना उठता हो, सुबह उधर 4 बजे उठा हुआ होगा। ठीक है जी। तो ट्रेनिंग से उसके ये सारा कुछ नॉलेज में भी, स्किल्स, बिहेवियर, एवरीथिंग इज चेंज। डिसिप्लिन इज डिटरमिन्ड थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट, रिवार्ड, पनिशिंग या डाउन साइजिंग। डिसिप्लिन को अगर आप डिटरमिन करना चाहते हैं तो प्रॉपर मैनेजमेंट से कर सकते हैं। डिसिप्लिन को मेंटेन रखना चाहते हैं तो प्रॉपर मैनेजमेंट आपकी अच्छी है। अच्छा मैनेजर अच्छा डिसिप्लिन बना सकता है। मैनेजमेंट जिस अदारे की ठीक नहीं होगी वहाँ पे डिसिप्लिन का हाल बुरा ही होगा, अल्लाह ही हाफिज़ होगा। डिसिप्लिन कभी रिवार्ड से इम्प्रूव नहीं हो सकता कि कल जो टाइम पे जल्दी आएगा उसे हम ये रिवार्ड देंगे, फलां कर देंगे, कहाँ करें, पनिशमेंट से भी नहीं होगा। ये भी आजमाई हुई बात है कि अगर आप किसी को पनिश करते हैं तो वो ज़्यादा डेट हो जाता है, चिढ़ जाता है। बल्कि आप मैनेजमेंट अच्छी रखें, मैनेजमेंट में कई रोल आ जाते हैं। आप अच्छा काम करें, काम उसको करके दिखाएं, उसके काम में हेल्प करें ताकि उसका काम में दिल लगे, उसका आने को दिल करता हो, जो भी वर्कर है। ठीक है जी। वो उसका काम आपके महफल में काम करना, आपकी सुपरविजन में काम करना वो इन्जॉय करता हो। आपकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है तो वो ऑटोमेटिकली उसका डिसिप्लिन बेहतर होगा, उसका आना जाना everything is maintained. What does E&D rules means? E&D, E mean efficiency and D mean discipline. E&D rules mean efficiency and discipline rules. ठीक है जी। नॉट एफिशिएंसी एंड ड्यूटी, नॉट एफिशिएंसी एंड डिपार्टमेंट, नॉट एफिशिएंसी एंड डिमांडिंग, बल्कि एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था एक छोटा सा लेक्चर। काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। डियर स्टूडेंट्स, इंसान ज़िंदगी में हर जगह पर हर स्टेज पे सीखते रहता है। कभी भी कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, मुकम्मल नहीं हो सकता। ज़रूर मेरे भी कोशिश मैं करता हूँ कि आप तक अच्छी बेहतर बात पहुँचाऊँ जो 100% ओके हो कंसेप्ट आपका, ताकि क्लियर हो। मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करूँ, ना कि आपके कंसेप्ट को बिगाड़ दूँ। अगर किसी जगह पे आप समझते हैं कि मैं ठीक नहीं बताया, कोई गलती है, कोई मिस्टेक है, तो काइंडली मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें ताकि मैं आपने भी इस्लाह कर सकूं। क्योंकि मैं अगर टीचर हूं तो मैं पहले स्टूडेंट भी हूं। टीचर बंदा तब बनता है कि पहले वो स्टूडेंट बनता है। और मैं भी सीखना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि मेरे कंसेप्ट और बेहतर हों और मैं लोगों को और अच्छे तरीके से समझा सकूं। अगर आप किसी पॉइंट पे समझें और आपको मेरे पॉइंट से इख्तलाफ हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, मुझे बहुत खुशी होगी। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।